आज हमें शब्द भेद का विकारी शब्दों का चौथा प्रकार जो है क्रिया, उसके बारे में पढ़ना है। क्रिया यानी जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्रिया यानी क्या, यह पहले हम समझते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया यानी कोई भी काम करना या होना। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अपने आप होते हैं बिना किए भी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरना। अब ये क्रिया कैसे अपने आप हुई। तो किसी भी कार्य के होने या करने का बोध या पता जिस शब्द के द्वारा चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया यानी क्या, करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है ना। क्रिया, यह हर भाषा में क्रिया का बहुत महत्व है। और कोई भी वाक्य किससे पूरा होता है, क्रिया से पूरा होता है। किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया करने वाले को कर्ता, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है ना। जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। करने वाला कर्ता। और क्रिया क्या करती, किसी भी कार्य के होने या करने को दर्शाती है। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। अब ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कर्ता कहाँ कहाँ पर आया हुआ है? चारों वाक्यों में कर्ता है क्या? नहीं। तो देखिए, अली पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, पढ़ने की, है ना। किससे समझ में आता है, पढ़ रहा है। क्रिया करने वाला यानी पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, अली। तो अली क्या है, कर्ता। यानी क्रिया करने वाला कौन है, कर्ता होता है। अब यहाँ पर क्रिया करने वाला, पढ़ने की क्रिया, पुस्तक पढ़ने की क्रिया करने वाला कौन है, अली। तो अली कौन है, कर्ता। बच्चा पलंग से गिर गया, इस चौथे वाक्य में भी क्रिया कौन सी है, गिरने की। कौन गिरा, बच्चा। तो बच्चा क्या है, कर्ता। यानी ये जो चार वाक्य दिए हैं इसमें अली और बच्चा क्या है, इनके द्वारा कार्य किया गया है या किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, कर्ता है। अब अन्य दो जो वाक्य है जिसमें क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है। बाहर बारिश हो रही है, किसी के द्वारा की गई है कि ये बारिश? नहीं, अपने आप क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब किसी के द्वारा नहीं की है, इसका मतलब क्रिया नहीं है ऐसा नहीं है, क्रिया है वहाँ पर वहाँ कौन नहीं है, कर्ता नहीं है। या बाजार में बम फट गया, वहाँ पर भी बम फटा है, पर कर्ता है क्या इस वाक्य में? नहीं। तो जैसे देखो, इन दो वाक्यों में क्रिया नहीं गई है बल्कि अपने आप स्वतः ही हुई है, इसलिए इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यानी वाक्य में क्रिया का बहुत अधिक महत्व है। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। हाँ, उसमें कोई अन्य योजक अगर न हो तो भी चलता है, पर क्रिया होनी ही चाहिए। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, यानी उठो। जैसे कक्षा में अगर अध्यापक आते हैं और बच्चों को कहते हैं उठो, सिर्फ उठो कहते हैं, बाकी बच्चों तुम उठो या बच्चों आप उठो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उठो। पर उठो कहते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, यानी क्रिया करते हैं। यानी वाक्य में क्रिया का अत्यधिक महत्व होता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे ऊपर का ही एक उदाहरण हम लेते हैं कि अली पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें हम क्रिया को निकाल देते हैं तो वाक्य क्या बनेगा, अली पुस्तक पढ़, आधा ही है। अब पढ़ यानी पढ़ने के लिए कहा है या पढ़ रहा है, या बाजार में बम फटा, हमने क्रिया ली ही नहीं, तो वाक्य कैसा हो जाता है, अधूरा रह जाता है, वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। पर अन्य योजक अगर कभी कभी वाक्य में नहीं होते हैं तो भी चलता है, पर क्रिया का होना
आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहा जाता है। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है प्रयोग के आधार पर क्रिया के? 2 है। जिस क्रिया पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया समझते हैं। अकर्मक क्रिया यानी क्या? अब कर्मक या कर्म के पहले अ और स ये क्या लगे हुए हैं? उपसर्ग। इसे इनसे भी इन प्रकारों का अर्थ समझने में उपयोग होता है इनका भी। अकर्मक, अ यानी नहीं होना। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। यानी जिस वाक्य में कर्ता काम करता है और कर्ता के द्वारा किए गए काम का परिणाम भी किस पर होता है या उसका फल भी किस पर पड़ता है? कर्ता पर ही। उस क्रिया को कहा जाता है अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म के साथ नहीं आती, बिना कर्म के आती है। यानी क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तब वह क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे राम खाता है। अब इसमें राम क्या है? करता है और क्रिया कौन सी है? खाता है। अब खाने की क्रिया या खाने के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? राम पर। यानी खाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा की जा रही है। यानी इसमें क्रिया बिना कर्म के आई है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। देखो, वाक्य में खाने का व्यापार राम से और खाने का फल भी राम पर ही पड़ता है, इसलिए खाता है अकर्मक क्रिया है। यानी खाने का कार्य भी राम के द्वारा ही हो रहा है और किए गए कार्य का फल भी किसको मिल रहा है? राम को ही मिल रहा है। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, गीता गाती है। गाती है क्रिया कैसी है? अकर्मक। बच्चा खेलता है। शाम हंसता है। कीड़ा बिलबिलाता है। कुत्ता भौंकता है। अब क्रिया का दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। यानी जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसके पहले हमने अकर्मक क्रिया देखा। यानी जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है, यानी उस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक होती है। और बिल्कुल इसके उल्टा होता है सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, यानी क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को कहा जाता है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर श्याम कौन है? कर्ता है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। पुस्तक क्या है? कर्म है। यानी क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। वाक्य में पड़ता है क्रिया का व्यापार किस श्याम करता है, किंतु इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पड़ता है यह सकर्मक क्रिया है और पुस्तक कर्म शब्द कर्म है। अब कर्म कैसे पहचानना है? यानी क्रिया कर्म के साथ आई है या बिना कर्म के आई है, ये कैसे जानना है? तो क्या से प्रश्न, क्रिया को क्या से प्रश्न पूछना है। क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब में जो शब्द आता है वह कर्म होता है। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया है। यानी क्रिया को क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब अगर मिलता है हमें तो वह क्रिया कैसी है? सकर्मक। और क्रिया को क्या से प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं होता है या कोई शब्द उसके उत्तर में नहीं मिलता है उस वाक्य में, तो वह क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए जो हमने पहला उदाहरण लिया, श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ता है। श्याम क्या पढ़ता है? जवाब क्या आया? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। अब अन्य उदाहरण देखो, राम बाण मारता है। राम क्या मारता है? बाण। यानी मारता है ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है, क्योंकि मारने का फल किस पर पड़ रहा है? बाण पर। राधा मूर्ति बनाती है। राधा क्या बनाती है? मूर्ति। मूर्ति क्या है? कर्म है। नेता भाषण देता है। नेता क्या देता है? भाषण। भाषण क्या है? कर्म।
कुत्ता हड्डी चबाता है। कुत्ता क्या चबाता है? हड्डी। तो हड्डी क्या है? कर्म है, यानी चबाता है ये क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट, यानी खेलते हैं क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अब यही क्रियाएं देखो, यही वाक्य अकर्मक क्रिया कैसे बनते हैं? राम मारता है। अब राम बाण मारता है तो मारता है सकर्मक क्रिया है, पर अगर हमने वाक्य लिखा कि राम मारता है तो मारता है क्रिया कैसी है? अकर्मक है। राधा बनाती है, अकर्मक क्रिया। नेता देता है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। कुत्ता चबाता है, अकर्मक क्रिया। लड़के खेलते हैं, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। पर ये जो हमने वाक्य सकर्मक के लिए है, इनमें क्रिया को क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब में जो शब्द हमें जवाब के रूप में मिलते हैं वह होता है कर्म। तो इन ऊपर के वाक्यों में मारता है, बनाती है, देता है, चबाता है सकर्मक क्रियाएं हैं। और बाण, मूर्ति, भाषण और हड्डी शब्द का कैसे है? क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। अब सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म वाक्य में आता है ऐसा नहीं है। कभी कभी क्रिया एक से ज़्यादा कर्मों के साथ भी आती है या दो कर्मों के साथ आती है, तो उन क्रियाओं को कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया। द्वि यानी दो, यानी जो क्रिया दो कर्मों के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। और एक क्रिया आती है तो वह सकर्मक है, और दो कर्म आते हैं तो क्रिया के साथ वह द्विकर्मक है। देखिए परिभाषा इसकी, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कितने कर्म आते हैं? दो कर्म आते हैं, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों, कौन कौन से दो कर्म है? वह पुस्तक और विद्यार्थी, इन पर पड़ता है। इसलिए दी यह क्रिया कैसी है? वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। पुस्तक मुख्य कर्म है ना? शिक्षक ने क्या दी? पुस्तक दी, तो मुख्य कर्म कौन सा है? पुस्तक। और विद्यार्थी गौण कर्म है, मुख्य और गौण। पुस्तक है मुख्य कर्म और विद्यार्थी है गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का तो गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है ना? द्विकर्मक क्रिया जब भी आती है तो जो मुख्य कर्म होता है वह क्या? किसी पदार्थ का बोध कराता है। क्या दी? पुस्तक दी। और गौण कर्म जो होता है वह किसी प्राणी का बोध कराता है। विद्यार्थी है ना, इंसान भी क्या है? एक प्राणी ही है। तो